नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10 सितंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल्स की हम यहाँ पर समीक्षा करेंगे और उन्हें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप करने का एक जो ट्रायल चल रहा है भारत में, उस पर एक तरह से रोक लगाने के संबंध में है। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कई संस्थाओं के द्वारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो एक ट्रायल जो सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है और माना जा रहा है कि वो काफ़ी सफल रूप में पहला और जो दूसरा फेज़ है, यानी पहला और दूसरा चरण, उसको पार कर चुका है। और फेज़ 3 जो तीसरा और अंतिम चरण है, वहाँ पर एक तरह से ट्रायल चल रहे थे और जो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल ट्रायल किए जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यूके में स्थित आपकी संस्था है एस्ट्राजेनेका। अगर एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन AJD1222, तो इस वैक्सीन का जो ट्रायल है उसको अगर हम भारत में देखें तो भारत की एक संस्था है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी इस तरह का ट्रायल भारत में कंडक्ट कर रहा है। अब माना गया है, कुछ रिपोर्ट इस तरह की आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मंगलवार से यानी ट्यूसडे के पार्ट से ही जो ट्रायल यूके में किए जा रहे थे उनको एक तरह से पोस्टपोन कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है। जिन लोगों पर ट्रायल किया गया और जो समस्या फेज 3 में आ रही है वो ये है कि कुछ लोग इस वैक्सीन के प्रभाव में आने के बाद बुखार, सर दर्द या बदन दर्द, मसल पेन, और जहां पर इंजेक्शन एक तरह से लगाया जा रहा है उस पर एक तरह से स्किन का कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह के कुछ समस्याओं से लोग ग्रसित हुए हैं, इस कारण से ट्रायल को रोका गया है। तो ट्रायल प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में कंडक्ट किया जा रहा था। अगर हम इस ट्रायल के देखें तो केवल यूएस में ही माना जा रहा है कि 30,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। तो फेज 3 जो ट्रायल है उनको संकट में आने के बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक तरह से कह सकते हैं कदम उठाया गया, और भारत में जो संस्था प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जो इस तरह के ट्रायल की एक तरह से रेगुलेट करती है, निगरानी करती है, तो ये है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी अगर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये प्रमुख रूप से नियंत्रक या रेगुलेटर होते हैं भारत में किसी भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो उनकी तरफ से भी एक तरह से कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये ट्रायल को बंद क्यों नहीं किया, जबकि इस तरह के ट्रायल को यूके में बंद किया गया है। अब इसके जवाब में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना यह है कि भारत में जो ट्रायल किए जा रहा है उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। इसी से रिलेटेड हमारा एक और आर्टिकल भी है जो एडिटोरियल पार्ट पर है, और माना यह जा रहा है कि अगर इस तरह के ट्रायल किसी एक देश में समस्या दिखाते हैं तो उस ट्रायल को अन्य जगह पर भी रोकना चाहिए। जो हम किसी भी वैक्सीन की बात करते हैं तो 3 प्रमुख आधार हैं जिस पर उसको चेक किया जाता है। वो कितनी सुरक्षित है, यानी लोग उसका प्रयोग करने पर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित तो नहीं होते। दूसरा अगर हम देखें प्रतिरक्षा, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत होता है। ऐसा तो नहीं है कि दवा या वैक्सीन लेने के बाद प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता या नकारात्मक असर पड़ता है। तीसरा अगर हम देखें सुरक्षात्मक प्रभावकारिता, यानी सुरक्षित रूप में वो लंबे समय तक अगर प्रभाव वैक्सीन बना सकती है तो ये एक तरह से वैक्सीन के सफल होने का आधार माना जाता है। किसी भी दवा के या किसी भी वैक्सीन के ट्रायल की अगर हम बात करें तो 3 फेज में चलता है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहले फेज का जो ट्रायल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सुरक्षा और साथ साथ प्रतिरक्षा, यानी जो वैक्सीन दिया जा रहा है किसी भी व्यक्ति को जो उसके ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है वो उससे कितना सुरक्षित रहता है, और साथ साथ उसकी प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम कितना बूस्ट होता है या उसमें कोई सुधार होता है। सुरक्षा मतलब किसी भी तरह के उसमें नकारात्मक प्रभाव या कोई भी उस पर साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। तो ये फेज 1 में देखा जाता है। फेज 2 की बात करें तो विभिन्न उम्र के लोग या विभिन्न अगर हम अलग अलग लिंग की बात करें या समूह की बात करें, यानी जो वैक्सीन है उसका प्रभाव उम्र, लिंग या किसी समूह के आधार पर कोई परिवर्तन तो नहीं दिखाता, क्योंकि अगर आप वैक्सीन को व्यापक स्तर पर प्रयोग करेंगे तो सभी पर उसका प्रभाव बराबर होना चाहिए। अगर फेज 2 के ट्रायल में ये माना गया कि पुरुषों पर ज़्यादा प्रभावी है, महिलाओं पर कम है, तो ये एक तरह की कमी वैक्सीन की मानी जाएगी। तो उम्र, लिंग या समूह के आधार पर जो प्रभाव है उसका आकलन किया जाता है फेज 2 में। फेज 2 में ये भी देखा जाता है कि डोज, यानी किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन अगर दी जाएगी तो उसमें डोज की मात्रा क्या होगी, बच्चों में या अगर मान लीजिए एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनमें अगर देखें तो ये अनुमान भी फेज 2 में लगाया जाता है। जहाँ तक फेज 3 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें व्यापक परीक्षण किया जाता है, यानी लार्ज स्केल ट्रायल किए जाते हैं
30 से 40,000 या 50,000 की स्केल पर लोगों पर परीक्षण किए जाते हैं। फेज 3 में ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि लैब कंडीशन में वैक्सीन अच्छा कार्य कर रही है किसी भी व्यक्ति पर, लेकिन सामान्य स्थिति में अगर व्यक्ति अपने डेली के काम कर रहा है या सामान्य रूप से वो जीवन जी रहा है, उस समय वैक्सीन का एक तरह से नकारात्मक प्रभाव है। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन की एक तरह से एक नेगेटिव पार्ट को दिखाता है। तो इन फील्ड या वास्तविक स्थिति में वैक्सीन किस तरह से प्रभाव डालेगी किसी व्यक्ति को, ये फेज 3 में देखा जाता है। इसीलिए आप देखें इसके ट्रायल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्यतः वैक्सीन जब भी डेवलप की जाती है फेज 1 और फेज 2 आसानी से पार होता है। जो मुख्य समस्याएं आती हैं वो फेज 3 में आती हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि वैक्सीन की उपयोगिता कितनी है, यानी कितने प्रतिशत वो एक तरह से असर लंबे समय तक किसी बीमारी के लिए बना पा रही है प्रतिरोध के रूप में। अगर बहुत कम समय के लिए है तो वैक्सीन को बहुत बड़े पार्ट पर प्रभावी नहीं माना जाएगा। और सुरक्षा आप ध्यान रखें कि हमेशा एक बड़ा क्राइटेरिया है। जब आप लार्ज स्केल पर बड़े आधार पर परीक्षण करते हैं तो सुरक्षा जरूर यहाँ देखी जाती है। जैसा अगर हम वर्तमान में देखें, जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल अगर यूके में रोके गए हैं तो कारण यही है कि लोगों पर इसके एक तरह से साइड इफेक्ट दिखाई पड़े हैं और उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है। तो इस आधार पर ट्रायल को एक तरह से रोका गया है। भारत में अगर हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो अंतिम नियामक यानी रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। क्लिनिकल ट्रायल इंस्टीट्यूशन ऑफ एथिक्स कमेटी IEC के द्वारा भी एक तरह से मंजूरी दी जाती है। यानी क्लिनिकल ट्रायल में अगर कोई व्यक्ति शामिल किया जा रहा है तो वो स्वैच्छिक या वॉलंटरी रूप में होना चाहिए। किसी को जबरदस्ती क्लिनिकल ट्रायल में नहीं डाला जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एथिक्स कमेटी है IEC वो क्लिनिकल ट्रायल को रोक सकती है। तो एथिकल बिंदु भी एक तरह से देखे जाते हैं कि स्वैच्छिक आधार पर ही लोग शामिल हों। और अंतिम रूप से नियामक संस्था एक तरह से कौन सी है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत में अगर हम देखें तो क्लिनिकल ट्रायल को लेकर सरकार के द्वारा जो स्थितियां हैं वो काफ़ी आसान की गई हैं और एक तरह से कंट्रोल भी काफ़ी मजबूत है। और माना जाता है कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग दवाओं वैक्सीन के संचालित किए जाते हैं। भारत में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर सरकारी नीतियां काफ़ी सकारात्मक हैं और सरकार इसको एक बड़े रूप में सपोर्ट कर रही है। ध्यान रखें, वैश्विक रूप में यह अरबों डॉलर का एक बाजार है, तो भारत भी इसमें अपना हिस्सा बड़े पैमाने पर बना रहा है। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो एस्ट्राजेनेका का जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका ट्रायल भारत में भी कंडक्ट किया जा रहा है। तो ट्रायल में जो समस्याएं आई हैं यूके में, उसी के कारण एक तरह से भारत में भी इसे रोकने के लिए एक आदेश देने की बात है। लेकिन भारत में ट्रायल जो किए गए उस पर कोई समस्या नहीं है। इसी कारण से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्होंने अपने यहाँ ट्रायल को नहीं रोका है और फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं। तो विवाद है एक तरह से, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के द्वारा इसको बंद किया जाता है या आगे कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इन ब्लॉकचेन वोटिंग लीव आउट द जनरल इलेक्शन। देखिए, भारत में जो सामान्य चुनाव है उनकी अगर हम बात करें तो सामान्य चुनाव में किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उसी के संबंध में हमारा ये आर्टिकल है। भारत में आम चुनाव में डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग किया जाए ये एक तरह से इस आर्टिकल में बताया गया है और इसमें प्रमुख रूप से लाभ क्या हो सकते हैं और समस्याएं क्या दिख रही हैं उनको एक तरह से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि चुनाव में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना तो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा और सामान्यतः जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन, तो क्रिप्टो करेंसी में जो भी लेन देन या भुगतान किया जाता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होता है। बहुत सारी बैंक के द्वारा अपने यहाँ जो भुगतान है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाया जा रहा है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 6 व्यक्तियों के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ये जो 6 ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन है तो बचे हुए जो 5 हैं उन सभी के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी हर एक ट्रांजैक्शन को जो बचे हुए लोग वहां पर हैं उनके द्वारा एक तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो इससे होता ये है कि जिस व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए A व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन किया और वो चाहे कि इस ट्रांजैक्शन में कोई परिवर्तन कर सके आगे, तो वो संभव नहीं है। कारण इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया है कितने लोगों ने, और 5 लोगों ने। तो बिना उनके मिले हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा लाभ होता है कि यहाँ पर माना जाता है कि जो पेमेंट है या एंट्री जो भी की जाती है ट्रांजैक्शन की वो काफ़ी सेफ होती हैं। उसको किसी भी तरह से हैक करना या उसमें कोई परिवर्तन करना उतना आसान नहीं है। आप ध्यान रखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में धीरे धीरे बढ़ रही है।
और कहीं ना कहीं हैकिंग या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कुछ ना कुछ इसमें अवश्य आती हैं। यानी पूरे के पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है उसी को हैक कर लिया जाए, इस तरह की समस्याएं आई हैं। जैसे बिटकॉइन में भी इस तरह के भुगतान में समस्याएं देखी गई हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी है पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि वो इम्यून है, यानी उसमें पूर्ण रूप से प्रतिरोध क्षमता है, किसी भी तरह से उसमें कोई समस्या नहीं लाई जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी है, समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत में चुनाव में एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग है उसे किस तरह से किया जा सकता है या उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पर एक तरह से चर्चा कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला एक तरह से लाभ यह है कि जो भी वोटिंग हो रही है उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, यानी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। पूर्ण रूप से एक तरह से किसी भी तरह की जो धांधली है उसकी संभावना को नकारता है। तो ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक प्रमुख उपयोग ये है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जैसे रिमोट एरियाज में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की अगर हम बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके अलावा हमारे सैन्य बल के लोग हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में पोस्टेड हैं, उनके लिए अगर हम वोटिंग की बात करें। और एक तीसरा बड़ा समूह प्रवासी कर्मचारी, जिसमें प्रवासी मजदूर या अन्य तरह के व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कार्य के लिए पहुंचे हुए हैं, तो उनके वोटिंग के लिए भी एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग आने वाले समय में वोटिंग के लिए लाभ दे सकता है। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो 2011 का आंकड़ा कहता है कि लगभग 5.1 करोड़ इस तरह के मजदूर हैं जो प्रवासी रूप में अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे हैं। तो उनके वोटिंग एक तरह से इसको लाभ दिला सकती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने पर ये प्रमुख वर्ग है जिनको एक तरह से लाभ हो सकता है। इन लोगों को लाभ देकर हम मतदान करने का जो अधिकार है उसको एक तरह से यूनिवर्सल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्थान पर जहां आप वोटर के रूप में रजिस्टर हैं वहां पर नहीं है, उसके बाद भी अगर आप वोटिंग कर पा रहे हैं, तो ये आपके मताधिकारों को सुरक्षित करने का एक तरीका है। तो मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रमुख टेक्नोलॉजी के रूप में भविष्य में प्रयोग की जा सकती है। अब इसमें समस्याएं अगर हम देखें तो समस्याएं इसके साथ काफ़ी जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इसके उपयोग को करना इतना आसान नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा जो डिजिटल मतदान की एक बात की जा रही है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली समस्या ये है कि आपको इस तरह की वोटिंग के लिए फिजिकली यानी भौतिक रूप से किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा, यानी जहां पर इस तरह का कियोस्क बनाया गया जहां से आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये कहना कि आपको किसी वोटिंग केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा, ये समस्या एक तरह से दूर नहीं होगी। तो आपको वोटिंग सेंटर पर एक तरह से जाने की आवश्यकता रहेगी। तो ये पहले भी था, अभी भी रहेगा। दूसरा अगर हम देखें तो जब भी इस तरह के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तो इंटरनेट को एक तरह से सुरक्षित जो इंटरनेट लाइन्स हैं उनका उपयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनेट लाइन सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो इसको हैक किया जा सकता है और ये पूरे वोटिंग सिस्टम को एक तरह से प्रभावित कर सकता है। और उसी के साथ साथ जो आईपी एक तरह से डिवाइस यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की डिवाइस यूज़ की जाएंगी वो वाइट लिस्टेड होनी चाहिए, यानी उनमें किसी भी तरह की हैकिंग की संभावनाएं ना हो। तो इस तरह की अगर हम टेक्नोलॉजी एक तरह से उपलब्ध करा पाएंगे किसी भी केंद्र पर, तभी हम कह सकते हैं कि वोटिंग फ्री एंड फेयर हुआ है, यानी किसी भी तरह की उसमें धांधली नहीं हुई है। उसके अलावा जो भी वहां पर मतदान के लिए जाएगा व्यक्ति केंद्र पर, उसके बायोमेट्रिक्स का एक तरह से उपयोग किया जाएगा। तो बायोमेट्रिक्स को क्लोन करने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक जो डाटा है उसको क्लोन करके उसकी जगह पर इलीगल तरीके से वोटिंग की जाए। तो क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान हो रही है, तो ये एक समस्या यहाँ पर दिखती है और ऐसा हो सकता है। और एक चौथी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में ये दिखती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफिक जो प्रोटोकॉल हैं उस पर आधारित है। यानी जो एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तकनीक यूज की जा रही है उसका एक अपना स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता है। अब उस प्रोटोकॉल में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अब प्रोटोकॉल एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर नहीं माना जाता है और अगर प्रोटोकॉल को एक तरह से भंग किया गया, यानी किसी ने इस प्रोटोकॉल के संबंध में सूचना ले ली, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जा रहा है उसमें एक तरह से प्रवेश कर सकता है और उस आधार पर वो वोट करने वाले व्यक्तियों की पहचान या वोटिंग का जो पैटर्न है उसका पता लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वोटर की जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से लोगों को पता चलेगी। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन में एक समस्या को दिखाता है। और रूस में इस तरह से माना गया है कि जो भी रूस में वोटिंग करने का डाटा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक तरह से सुरक्षित रखा जा रहा था, उसको एक तरह से हैक करके उस आंकड़े का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की संभावनाएं रूस में एक तरह से देखी गई हैं। तो माना जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो
क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जिसके आधार पर यह टेक्नोलॉजी चलती है, ये अगर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है तो वोटिंग पैटर्न की एक तरह से जांच की जा सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये एक प्रमुख समस्या के रूप में यहाँ पर देखा गया है। भारत में हम जो भी वैकल्पिक चुनाव के लिए नई पद्धतियों की बात कर रहे हैं जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को चुनाव आयोग विचार कर रहा है, तो चुनाव आयोग को देखना होगा कि जो भी हमारे यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उसमें एक तरह से एक कोशिश होनी चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी विशेष सॉफ्टवेयर पर उसकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर को एक तरह से हैक करके उसका दुरुपयोग एक तरह संभव है, तो एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए। दूसरा कि अगर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी उपयोग किया जा रहा है उसमें कोई व्यवधान आता है या कोई उसमें फॉल्ट या समस्या आती है तो उसको एक तरह से दूर किया जा सके और चुनाव बड़े पैमाने पर प्रभावित ना हो। मान लीजिए किसी विशेष जिले या किसी विशेष राज्य में जो डिजिटल वोटिंग है उसमें कोई समस्या है, तो ऐसा ना हो कि इसका प्रभाव पूरे भारत में जहां भी डिजिटल वोटिंग हो रही हो सब जगह हो जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो उपयोग की बात की जा रही है तो इसको स्थानीय स्तर पर यानी लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं उनमें एक तरह से प्रारंभिक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। अगर हम भारत में सबसे महत्वपूर्ण आम चुनाव की जनरल इलेक्शन की बात करें तो वहां पर उसके अभी प्रयोग करने के लिए बहुत संभावनाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के द्वारा भारत में एक सरकार का निर्माण होता है जो पूरे भारत के शासन के लिए उत्तरदायी है। तो उसके लिए हम एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान उठाया जा सके कि यह डिजिटल रूप में सुरक्षित थी या नहीं। तो ऐसी स्थिति ना आ पाए, इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी का चुनाव आयोग उपयोग करने वाला है उसको स्थानीय स्तर पर अभी करना चाहिए, और अगर ये फुल प्रूफ हो जाता है तब भविष्य में बड़े चुनाव में जैसे आम चुनाव में उसके प्रयोग पर भी एक तरह से चुनाव आयोग विचार कर सकता है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चुनाव में डिजिटल तकनीक के प्रयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा करें। तो देखिए डिजिटल तकनीक के उपयोग एक तरह से आवश्यक क्यों हो रहे हैं, तो आप बता दें जैसे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, या अगर हम बात करें सैन्य बलों के लिए बात करें तो इस तरह, या दूर दराज के क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनके लिए एक तरह से इस तरह की आवश्यकताएं दिखती हैं। ये आप बता सकते हैं किन के लिए आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ साथ चुनाव में जो भी एक तरह से धांधली की स्थिति दिखती है या जो भी चुनाव में समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए भी डिजिटल टेक्नोलॉजी एक अच्छे विकल्प के रूप में सोचा जा रहा है। तो इस आधार पर आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि किस लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की ओर एक तरह से चुनाव आयोग देख रहा है। फिर आपको बताना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग में क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो हमने डिस्कस किया है। तो उनको आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे कि क्या किया जा रहा है, उसकी समस्या क्या है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देखें क्रिप्टोग्राफिक जो प्रोटोकॉल है ये प्रमुख समस्या है। उसके अलावा अगर सिक्योर यानी सुरक्षित इंटरनेट लाइंस हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज उसमें एक तरह से हैकिंग की जा सकती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो साथ साथ आपको डिस्कस करनी है। और निष्कर्ष में लास्ट में आप बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग अगर बात कर रहा है तो ये स्थानीय स्तर पर जो निम्न स्तर के चुनाव है वहां पर वो ध्यान दे सकता है पहले इसको, और बाद में इसके अगर सफल हो जाता है किसी तरह की इसमें कोई फुल प्रूफ एक तरह से ये सिद्ध हो जाता है, कोई समस्या नहीं दिखती है, तब भविष्य में बड़े चुनाव में इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे आम चुनाव में। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर एक प्रायोगिक रूप में इसे आम चुनाव में उपयोग करना बहुत सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी लोग मतदान कर रहे हैं उसके ऊपर अगर सवालिया निशान उठता है तो ये कहीं ना कहीं पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कटघरे में ले आएगा। और डिजिटल टेक्नोलॉजी हमेशा कहीं ना कहीं हैक करने या उसमें व्यवधान डालने की एक समस्या बनी रहती है। तो इसको जब तक पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जाए तब तक इस तरह की टेक्नोलॉजी के चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रयोग करना एक तरह से खतरनाक हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर हम भारत में बात करें और लोकतंत्र की अगर हम जो एक प्रमुख अंग है चुनाव उसकी बात करें, मत का अधिकार जो लोगों को दिया गया है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने के बाद ही उसके प्रयोग को चुनाव आयोग को आगे बढ़ाना चाहिए। इस आधार पर आप निष्कर्ष लिख के आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं और ये बीटी कॉटन के भारत में प्रयोग से संबंध में है और माना जा रहा है कि इसके प्रयोग से भारत में जो कपास का उत्पादन है उसमें कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आए हैं। और यहाँ पर अंतिम निष्कर्ष के रूप में लेखक ने यही बात कही है कि जो देसी प्रजातियां यानी जो हमारी अपने देश की प्रजातियां हैं उनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसी के आधार पर देश में उत्पादन को एक सतत यानी सस्टेनेबल आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी तरह की हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ाने या कृषि को सुरक्षित करने में बहुत सफल नहीं है। इसी आधार पर हमारा ये एक डिस्कशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भारत में अगर हम कपास के उपयोग की बात करें तो मोहनजोदड़ो यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था वहां पर इसके प्रयोग के प्रमाण हैं। खासतौर पर आप देखें पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ का एक तरह से इलाका है वहां पर इसके प्रमाण हैं। तो कपास की एक प्राचीन परंपरा है भारत में।
अगर हम 1990 के दशक के पहले देखें तो भारत में प्रमुख रूप से देसी प्रजाति हुई कपास की उपयोग की जाती थी और प्रमुख रूप से थी, अगर हम बात करें, गॉस्पियम एर्बोरम, इसका उपयोग किया जाता था भारत में। 90 के दशक के बाद देखें तो हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं उनका प्रयोग बढ़ा। अगर हाइब्रिड वेराइटीज़ में सबसे प्रमुख देखें तो गॉसिपियम हेडस्ट्रम का प्रयोग एक तरह से बढ़ा। तो ये प्रजाति एक हाइब्रिड प्रजाति थी जो भारत में धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि जो देसी कीट यानी जो भारत में कपास को नुकसान पहुंचाने वाले कीट है उनके खिलाफ ये बहुत सफल नहीं थी। उसके अलावा हाइब्रिड वैरायटी का जब उपयोग आप करते हैं तो आपको रासायनिक खाद और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ये इसकी प्रमुख समस्याएं थी। इसी के कारण कहीं ना कहीं भारत में कपास उत्पादन में जो कमी आ रही थी तो उसको एक तरह से टैकल करने के लिए, उसको सामना करने के लिए नई प्रजातियों की एक तरह से भारत में बात की जा रही थी और देसी प्रजातियों का जो महत्व था वो एक तरह से घटा। तो अगर हम देखें तो वैश्विक आधार पर जो भी कपास की फसलें होती हैं उनमें दो प्रमुख प्रकार के जो कीट हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। पहले तो दो प्रकार अगर हम देखें तो इनको हम बोलते हैं पिंक वॉल वॉर्म, जिसको पीबीडब्ल्यू कहा जाता है, और दूसरा अमेरिकन वॉल वॉर्म यानी एबीडब्ल्यू। तो ये दो प्रमुख कीट हैं जो कपास की फसल को वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में ही प्रमुख रूप से ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं कपास की। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी एक तरह से कीट होते हैं जो सैप सकिंग यानी रस चूसक होते हैं, यानी केवल वो रस एक तरह से चूसते हैं। तो उससे होता है फल या जो भी उसमें एक तरह से आगे कपास का निर्माण हो सकता है उस प्रक्रिया को वो समाप्त कर सकते हैं। इसमें एफिड और मिली प्रमुख रूप से एक तरह से शामिल होते हैं। तो अगर हम प्रमुख रूप से ऊपर के दो कीटों की बात करें, पीबीडब्ल्यू और एबीडब्ल्यू, इनके खिलाफ एक तरह से कैसे लड़ाई लड़ी जाए या कीटनाशी का प्रयोग किस तरह से किया जाए या ऐसी कोई वैरायटी लाई जाए जो इन कीटों के खिलाफ प्रतिरोधी हो, ये कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता के रूप में महसूस किया गया। और इसी कड़ी में आप देखें तो आगे चलकर बीटी कॉटन का एक तरह से प्रयोग बढ़ा। 90 के दशक में भारत में जो भी एक तरह से कपास की वैरायटी यूज़ की जा रही थी वो हाइब्रिड ज़्यादा थी बजाय देसी। अब हाइब्रिड वैरायटी आप यूज़ करेंगे तो आपको खाद का उपयोग करना पड़ेगा। उसमें भी मानव निर्मित यानी एक तरह से विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक कॉम्बिनेशन है उनका उपयोग करके कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया गया। और उसी के साथ साथ अमेरिकन जो किस्म थी जो लंबी अवधि में कपास उत्पादन करती थी उस किस्म का एक तरह से भारत में उपयोग किया गया। और इस किस्म को माना जाता है कि ये कई प्रकार के कीटों के प्रतिरोध को बढ़ाती है। तो धीरे धीरे भारत में कपास उत्पादन में रासायनिक खादों का उपयोग तो बढ़ा ही, कीट का प्रतिरोध वो भी बढ़ता चला गया। और ऐसी स्थिति में भारत का जो कपास उत्पादन है वो तेजी से घटने लगा। और हमारी जो कपास प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हम बात करें तेलंगाना के क्षेत्र की, तो इन सब इलाकों में कहीं ना कहीं किसानों की आत्महत्या के केसेस बढ़ने लगे। और कपास में बीटी कॉटन के प्रयोग को एक तरह से भारत में 2002 में शुरू किया गया और आधार एक तरह से यही रखा गया कि भारत में कपास उत्पादन में जो कमी आ रही है उसको एक तरह से भविष्य में दूर किया जाए। तो 2002 में बीटी कॉटन ने भारत में कपास उत्पादन को बढ़ाने के एक आधार के रूप में प्रवेश किया। बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो उसमें एक बैक्टीरिया है बैसिलियस thuringiensis, यानी जिसके शॉर्ट बीटी यूज़ किया जाता है। तो इस बैक्टीरिया का एक तरह से जो हिस्सा है वो प्रयोग किया जाता है इसके जीन के रूप में बीटी कॉटन फसल में। अगर हम वॉलवॉर्म के दोनों प्रकार देखें, अमेरिकन वॉलवॉर्म और पिंक वॉलवॉर्म, उन दोनों को एक तरह से जो बीटी कॉटन उपयोग किया जाता है उसमें वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी ये कीट उसको खाने के लिए पहुंचते हैं तो एक तरह का कह सकते हैं एक प्रोटीन रिलीज होता है जो एक तरह से कीट को मृत कर देता है। तो इस स्थिति में बीटी कॉटन की जो फसल है इन दोनों प्रकार के कीटों से एक तरह से सुरक्षित हुई और माना गया कि भारत में जो कपास के उत्पादन उसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय का आंकड़ा ये कहता है कि जो बीटी कॉटन का उपयोग है वो 2011 आते आते भारत में 93% बढ़ गया। यानी जो प्रयोग किया जाता था 2002 में उसकी तुलना में अगर हम देखें तो 2011 में 93% ज़्यादा इलाकों में बीटी कॉटन का उपयोग किया जा रहा था। बीटी कॉटन के आधार पर ही भारत में एक तरह से कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत सही प्रमाणित अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में केवल 3.4% एरिया ऐसा था जो बीटी कॉटन एक तरह से जहां पर उत्पादन किया जाता था। और 2003-04 के आंकड़े कहते हैं कि 61% एक तरह से कपास उत्पादन में वृद्धि हुई। तो अगर कपास के उत्पादन में बीटी कॉटन के ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं था तो उसका योगदान उत्पादन को बढ़ाने में ज़्यादा नहीं था।
अगर हम 2002 के स्तर की तुलना में बात करें तो कहीं ना कहीं कपास में बीटी कॉटन के उपयोग से उत्पादन बहुत बढ़ा, ये एक तरह से सिद्ध नहीं होता। एक दूसरा अगर आप प्रमाण यहाँ पर एक फैक्ट देखें तो 2005 में माना जाता है कि बीटी कॉटन भारत में 15.7% एरिया में लगाया जाता था, और माना यह गया कि 2005 में जो कपास उत्पादन है 2002 की तुलना में उसमें 90% की बढ़ोतरी हुई। तो अगर जो क्षेत्रफल बीटी कॉटन का है उसमें बहुत वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बीटी कॉटन के कारण फसल उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि, ये एक तरह से बैलेंस सिद्ध नहीं होता है। बीटी कॉटन के कारण भारत में कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। आंकड़े ये भी एक तरह से दिखाते हैं कि 2007 के बाद से एक तरह से बीटी कॉटन जहां पर उत्पादन किया जा रहा था कपास के लिए, वहां पर कपास के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, और 2018 आते आते माना यह गया कि कपास का जो उत्पादन है, जब बीटी कॉटन को 2002-3 में भारत में लाया गया उसकी तुलना में एक तरह से उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा। तो आप देखें 2002 से लेकर 7 के बीच में माना यह गया कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई, और आगे चलकर 2018 आते आते एक तरह से उत्पादन बीटी कॉटन जब शुरू किया गया था उसकी तुलना में भी एक तरह से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं बीटी कॉटन के कारण उत्पादन में बहुत बड़े स्तर पर क्रांतिकारी वृद्धि हुई है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम गुजरात का उदाहरण देखें तो गुजरात में बीटी कॉटन का इलाका केवल 3% क्षेत्र पर है, और 2003 में माना गया कि वहां पर कपास उत्पादन में 138% की वृद्धि हुई। तो बीटी कॉटन का कोई सीधा वहां पर प्रभाव था ये नहीं दिखता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो तथ्य सामने आते हैं कि अगर कपास उत्पादन भारत में धीरे धीरे बढ़ा है तो उसका बड़ा कारण है सिंचाई की सुविधाओं का अच्छा होना, यानी सिंचाई की सुविधाएं कपास की खेती में बढ़ी हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है भारत में रासायनिक खादों का बढ़ता हुआ प्रयोग। अगर हम देखें 2003 में केवल 98 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एक तरह से कपास में उपयोग किया जाता था, और 2013 में यह बढ़कर हो गया 224 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 2 गुने के आसपास है, उससे ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है। तो ये प्रमुख एक तरह से कारण है जो हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा हुआ है। बीटी कॉटन के आने के बाद एक तरह से विभिन्न प्रकार के कीट है उनमें प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, तो समस्या को इसने घटाया नहीं है, एक तरह से बढ़ा दिया है। तो भविष्य में हल क्या है? भविष्य में एक ही हल है और वो है देसी प्रजातियां। तो देसी प्रजातियों को एक तरह से आगे बढ़ाकर हम कहने के कपास के उत्पादन को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात करें, 1 हेक्टेयर में कपास के जो उत्पादन की है तो भारत दुनिया में 36वीं रैंक पर आता है। बहुत सारे अफ्रीका के देशों की तुलना में भी हमारी रैंक काफी नीचे है। तो कहीं ना कहीं बीटी कॉटन का प्रभाव बस सकारात्मक रूप में नहीं दिखता है। तो देसी प्रजातियां जो भी होती हैं, भारत में जो मिट्टी यहाँ पर अलग अलग जगह पर कैसी है या अलग अलग जगह सिंचाई की सुविधाएं कैसी हैं, उसके आधार पर अलग अलग प्रजातियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये अगर किया जाए तो कपास के उत्पादन को लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। और देसी प्रजातियां देसी विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए प्रतिरोधी होती हैं। तो जब हम किसी विशेष के लिए कीट प्रतिरोधी कोई बीटी कॉटन जैसी फसल उपयोग करते हैं तो जो देसी कीट होते हैं वो उसके खिलाफ एक तरह से प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं और उनका एक तरह से विकास होता जाता है और ये फसल को दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। कपास का एक जो परिणाम दिख रहा है कि उसमें बीटी कॉटन के आने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, तो भारत को कहीं ना कहीं बीटी की और जो फसलें हैं जिनमें बैगन की बात की यानी बीटी ब्रिंजाल की जो बात की जा रही है उसको भारत में इंट्रोड्यूस करने से बचा जाए। और प्रयास सरकार का रहना चाहिए कि देसी प्रजातियों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिसके आधार पर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और बाहर की हाइब्रिड वेराइटियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत में जो मिट्टी है और भारत में अन्य जो सुविधाएं हैं उनके एक तरह से विरोध में रहती हैं और देसी कीटों को प्रतिरोध देकर ये फसल को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये डिस्कशन एक तरह से बताता है कि बीटी कॉटन के बारे में एक गलत जो सूचना थी कि इसके कारण उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है। और सरकार को देसी प्रजातियों पर एक तरह से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा और यही एक तरह से सतत खेती के लिए या सतत कृषि के लिए प्रमुख मूल मंत्र है। इसी आधार पर एक क्वेश्चन आप मेंस का लिखिएगा, भारतीय कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए देसी प्रजातियां अधिक प्रभावी होंगी, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो आप बीटी कॉटन का प्रभाव दिखा सकते हैं, गुजरात का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमने जो आंकड़े डिस्कस किए हैं 2003 से लेकर 13 के बीच में। तो आप प्रमुख कारण उत्पादन बढ़ने का क्या बता सकते हैं कि सिंचाई सुविधाएं बेहतर होना और उसी के साथ साथ जो रासायनिक खाद है उनका उत्पादन बढ़ा हुआ है, न कि बीटी कॉटन का ज्यादा प्रभाव है। बीटी कॉटन के कारण अन्य जो कीट है उनमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये फसल को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप लास्ट में हल के रूप में कह सकते हैं कि देसी प्रजातियां ही एक तरह से इसका सही उत्तर हैं और उनको आगे बढ़ाकर सरकार के द्वारा उसके लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए, जो बीज हैं उनको सही तरीके से किसानों तक उपलब्ध कराया जाए। इसके आधार पर एक तरह से कपास के उत्पादन को दीर्घकालीन रूप में बढ़ाया जा सकता है और सतत कृषि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देसी प्रजातियां ही सतत कृषि का आधार हैं। आप हाइब्रिड या बाहर से आयातित प्रजातियों को अगर लाएंगे तो ये पूरा जो कृषि का तंत्र है उसको प्रभावित नकारात्मक रूप में करती हैं। इस आधार पर आंसर को आप लास्ट में एक तरह से सम अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पर हम आते हैं, रीथिंकिंग द डिफेंस डॉक्ट्रिन। तो भारत में रक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्ट्रिन या जो आधार एक तरह से अभी हम अपना रहे हैं उसमें एक परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर इस आलेख में कहा गया है। अगर हम भारत में देखें तो हमारे यहाँ प्रमुख जो रक्षा की नीति क्या है, प्यूनिटिव रिटेलिएशन। यानी अगर हम पर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई हमला होता है या हमारी सीमा में कोई भी देश घुसने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक रिटेलिएशन या उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो उसकी जगह कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन यानी बचाव करने की एक नीति भारत सरकार को आगे बढ़ानी पड़ेगी रक्षा के क्षेत्र में। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमारे ऊपर या हमारे क्षेत्र में कोई देश की सेना प्रवेश करे या हमारे क्षेत्र पर वो गैर कानूनी रूप से कब्जा करना चाहे, ऐसी स्थिति आए उसके पहले ही हमें उसे रोकने के उपाय करने चाहिए, या जो सीमा का क्षेत्र है वहां पर बचाव करने के जो साधन उनको विकसित करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे कहीं ना कहीं हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते हैं। और वर्तमान समय में आप देखें तो चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसमें यही एक समस्या दिख रही है। आप सभी जानते हैं जो 8 फिंगर का इलाका है पैंगोंग लेक के आसपास, उसमें अगर आप देखें तो 1 से 4 तक में भारत का नियंत्रण था और 4 से 8 तक का इलाका था भारत इसमें पेट्रोलिंग करता था। लेकिन अप्रैल मई के पार्ट से चीन ने इसमें परिवर्तन किया। अब चीन ने अपना जो कैंप है वो यहाँ एक तरह से बना लिया है, यानी जो 4 से लेकर 8 का इलाका है चीन उसको अपने कब्जे में एक तरह से लाना चाहता है। तो चीन का जो क्लेम है वो यहाँ तक एक तरह से अब आ गया है, जबकि पहले वो कहाँ तक था, 8वीं फिंगर तक। तो 8 फिंगर से वो बढ़कर कहाँ गया है, 4थे तक। और यहां से उसको पीछे हटना है, उसकी सेना को पीछे ले जाना है, यही प्रमुख विवाद का बिंदु है। इसी के साथ साथ देखें तो पैंगोंग झील का जो दक्षिणी भाग है वहां की कुछ चोटियों पर भारत ने जरूर कब्जा किया है। यह हमारे लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में अगर चीन के साथ कोई भी अप्रिय घटना यहां पर होती है, युद्ध जैसी कोई स्थिति होती है, तो उसके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन जो फिंगर का इलाका है जो एक तरह से पैंगोंग झील के उत्तरी भाग में है, वहां पर एक समस्या दिख रही है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से यही कहा गया है कि जो भी एलएसी का क्षेत्र है वहां पर हमारी जो सर्विलेंस है, हमारी निगरानी है, और जो एक तरह से जो भी चीनी सेना का मूवमेंट है उसको बहुत क्लोजली एक तरह से देखने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत की जो रक्षा नीति है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का एग्रेशन होता है, कोई भी आक्रामक कार्रवाई होती है, तो उसके विरोध में हम आक्रामक एक तरह से उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो हमें जरूरत क्या है कि इस नीति को हम बदलें और प्रिवेंशन यानी एक बचाव की नीति अपनाएं, जिसमें निगरानी तंत्र को हमें मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए हमें अत्याधुनिक जो सर्विलेंस सिस्टम है वो लगाने की एक आवश्यकता है, खासतौर पर चीनी सीमा की अगर हम बात करें। उसी के साथ साथ चीन की सीमा यानी जो विरोधी देश की सेना है उसकी जो गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट है, उस पर पैनी नजर रखना, और साथ साथ सीमा पर अगर किसी तरह का निर्माण हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई करना, या उसकी एक तरह से अगर कोई हमें सूचना है तो उसका विरोध तुरंत दर्ज कराना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि जब भी इस तरह का कोई भी चीन की तरफ से कोई भी दुस्साहस किया जाता है, कोई भी दूसरे देश के द्वारा किया जाता है, तो सीमा पर जो भी उपस्थित उस समय के अधिकारी हैं उनको शक्ति दी जाए कि वो तुरंत वहां पर एक निर्णय लेकर कार्रवाई कर सकें। क्योंकि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं विरोधी जो पार्टी है उसके द्वारा कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण किया जाता है और वहां से उनको पीछे ढकेलना उतना आसान नहीं है। जैसा अगर हम देखें फिंगर के एरियाज में हो रहा है, तो फिंगर के पार्ट पर यही है कि चीन की सेना यहां तक पहुंची है, तो यहां तक पहुंचने से पहले ही हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम देखें अगस्त में हमने एक तरह से काफी एक शानदार काम किया कि दक्षिणी जो पैंगोंग झील का क्षेत्र था वहां पर चीनी कोई भी एग्रेशन है उसके पहले ही हमने जो ऊंची चोटियों के इलाके थे वहां पर कब्जा कर लिया। तो ऊंची चोटियों के इलाकों पर जब हम कब्जा हमने कर लिया तो चीन की सेना का कोई भी प्रवेश यहां से नहीं हो सकता है। तो ये हमने कह सकते हैं एक अच्छा कार्य किया, या ये कह सकते हैं कि उदाहरण है कि इसी के माध्यम से हमें भारत को हर जगह कार्रवाई करनी चाहिए कि जहां पर हमें दूसरी विरोधी सेना का कोई भी एक एग्रेशन का आक्रामक प्रभाव दिखता है उसके प्रत्युत्तर में हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, या जो लोकल वहां पर कमांडर्स हैं उनको निर्णय लेने की एक शक्ति देनी चाहिए। क्योंकि अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी ऊपर से आएगी तो यह समय काफी एक तरह से वेस्ट होता है और इसमें कहीं ना कहीं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जो एक बढ़त होती है वो भारत को नहीं मिल पाती है। तो ये एक तरह से कहा गया है कि भारत की जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है, रक्षा हमारी जो नीति है, इसमें एक फेरबदल करने की आवश्यकता है और तुरंत कार्रवाई करना और सर्वेलेंस यानी जो एक तरह से निगरानी तंत्र है उसे मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर जो कमांडर्स हैं उनको निर्णय लेने की एक शक्ति देना। इस आधार पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम चीन जैसी स्थिति में अगर आएंगे तो हमेशा हम एक तरह से लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो ये हमारी डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक परिवर्तन करने की बात है। इसी के संबंध में आप एक क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत को चीन से अपने विवाद को हल करने के लिए आक्रामक जवाबी कार्रवाई के स्थान पर नई रणनीति की आवश्यकता है, चर्चा करें। तो आप बता सकते हैं जब कार्रवाई हो जाती है, जैसे अगर चीन ने 8 फिंगर से लेकर 4 फिंगर तक अपने आप की सेना को पहुंचा दिया, तो यहां जब उनका कब्जा हो गया, यानी यहां पर वो सेना को उन्होंने 4 से 8 तक पहुंचा दिया, जहां पर वो 8 से पहले हुआ करते थे, तो इस इलाके में जब वो आ गए तो वापस करना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। या हम उन्हें वापस करा पाए, इसके लिए बहुत लंबे समय तक बैठकें होंगी। और जैसा हमने पैंगोंग झील के दक्षिणी भाग में किया कि हमने आक्रामक एक तरह से रवैया अपनाते हुए ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे चीनी सेना आगे नहीं बढ़ पाई। तो हमें इस तरह की कार्रवाई करनी होगी जहां पर हम प्रिवेंशन यानी बचाव की स्थिति में पहले ही से रहें। इसके लिए हमें जरूरी है कि निगरानी तंत्र हमारा मजबूत हो। सीमा पर जो भी विरोधी देश की सेना का मूवमेंट है उस पर बहुत क्लोज या पैनी नजर रखी जाए और स्थानीय स्तर पर लोकल कमांडर को निर्णय लेने की क्षमता उनमें दी जाए या उनको शक्ति दी जाए। इसके आधार पर एक तरह से भारत अपनी जो रक्षा नीति है उसमें परिवर्तन करके एलएसी पर चीन के साथ जो विवाद है, इस तरह की समस्या भविष्य में ना आ पाए, इसके लिए प्रयास कर सकता है। तो इस प्रकार से आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं, रिडिफाइनिंग फार्मर। देखिए इस न्यूज की अगर हम बात करें तो उसका प्रमुख एक तरह से इस न्यूज के माध्यम से यह कहा गया है कि जो किसान है उसकी परिभाषा को एक तरह से सही रूप में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान एक योजना चल रही है और पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो सही रूप में किसानों तक नहीं पहुंचा है। अभी अगर आप देखें तो तमिलनाडु में पीएम किसान योजना में 110 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, यानी जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिला। तो इसका प्रमुख रूप से समस्या क्या है? पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए का वार्षिक लाभ जिनको देना है उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, यानी उनको एक तरह से किस तरह से अलग किया जाए। ये कौन? किसान है। भारत में किसान की जो परिभाषा है इसको संबंध में कोई एक कह सकते हैं एक व्यवस्थित डाटा नहीं है और ये एक बड़ी समस्या के रूप में अब देखा जा रहा है अगर सरकार किसानों को कोई सीधे लाभ दे रही है। जैसा तमिलनाडु में जो घोटाला हुआ है पीएम किसान योजना में, अगर हम भारत में देखें तो अगर हम 2015-16 का आंकड़ा देखें तो जितनी भी हमारे पास कृषि जोत हैं अगर देखें तो लगभग 2.65 मिलियन ऐसी हैं जो लीज पर है आंशिक रूप से, यानी जो व्यक्ति खेती की जमीन का मालिक है उसने किसी को अपनी पूरी जमीन या आधी जमीन खेती करने के लिए एक तरह से दे रखी है। कोई इसमें ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप सुनते होंगे जैसे अधिया पर देना, यानी खेती करेगा, आधा जो फसल का उत्पादन है कि जो खेती का मालिक है वो लेगा, आधा जो उस पर जुताई कर रहा है या कल्टीवेशन कर रहा है उसको मिलेगा। तो हमारे यहाँ अधिया इस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं और ये कहीं ना कहीं जो खेती करने वाले हैं उनको समस्या में लाते हैं और जो भूमि के मालिक है उनको लाभ में, क्योंकि सरकारी जो लाभ है वो भूमि के स्वामियों को मिलता है, यानी जो एक तरह से लैंड ऑनर्स हैं, और जो कृषि में खेती कर रहे हैं जो उसके स्वामी नहीं है वो एक तरह से लाभ की स्थिति में नहीं रहते हैं। मान लीजिए सरकार की कोई ऋण की छूट की घोषणा की गई है या अन्य कोई सरकारी लाभ है, तो जिनके नाम से कृषि की जमीन है उनको लाभ मिलता है, ना कि जोतदारों को उसका लाभ मिलेगा, यानी जो कल्टीवेटर्स हैं। तो ये समस्या खेती में एक तरह से देखी जा रही है और जो भी एक तरह से किसी व्यक्ति की जमीन को लेकर खेती कर रहा होता है तो जोतदार को जो पैसा चाहिए वो सरकारी तंत्र से नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए लोन लेना है, वो अभी भी किसके चंगुल में फंसा हुआ है? साहूकार के, और ऋण की स्थिति उसकी काफी खराब है। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसानों की आत्महत्या की जो घटनाएं दिखती हैं प्रमुख रूप से ऐसे लोगों के साथ में ही है जो भूमि के स्वामी नहीं है, जोतदार हैं, और साहूकार या अन्य प्रकार से जो वो ऋण लेते हैं, यानी सरकारी तंत्र से ना लेकर, किसी बैंक से ना लेकर, वित्तीय संस्था से नहीं लेकर, वो निजी लोगों से लेते हैं और ऐसी स्थिति में वो ऋण के एक जाल में या ट्रैप में फंस जाते हैं। और ये समस्या कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है और इसीलिए आवश्यकता ये है कि जो भी हमारे यहाँ किसान की एक परिभाषा है उसको एक तरह से परिवर्तित करने या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम 59th राउंड की बात करें, जो एक तरह से सिचुएशन असेसमेंट सर्वे यानी जो एसएएस सर्वे एक तरह से किया गया, किसके द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, उनके द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी अगर भूमि जिसके एक तरह से नियंत्रण में है या उसने कोई भूमि लीज पर ले रखी है
पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तो उसको फार्मर या किसान की श्रेणी में एक तरह से डाला गया है। तो जमीन किसी व्यक्ति के पास लीज पर है या वो जमीन का मालिक है, तभी उसे किसान की एक बात कही गई कि वो किसान माना जाएगा। तो ये जो किसान को जमीन के साथ में एक जो जोड़ दिया गया है, इस परिभाषा को परिवर्तित करने की एक आवश्यकता है। और इसी आधार पर देखें तो जो 70वां एक तरह से सर्वे किया गया, ये कौन सा था, 59, और जो 70वां सर्वे किया गया, 70वें सर्वे में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कृषि से एक तरह से आय प्राप्त करता है पिछले 365 दिन में, और वो आय की सीमा क्या रखी गई, कम से कम 3000, उसके ऊपर है या 3000, तो 3000 या उससे ऊपर अगर उसे पिछले 365 दिनों में कोई भी आमदनी कृषि से प्राप्त हुई है, तो उसे एक तरह से कृषि में जुड़ा हुआ या किसान की एक श्रेणी में मान लिया जाएगा। अगर इस परिभाषा को एक तरह से किसान की परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, तो जमीन जिसके पास है या जो जमीन का मालिकाना हक रखता है वही केवल किसान होगा, ये संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो केवल खेती की जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनके नाम से खेती का क्षेत्र नहीं है, वो लोग किसान की श्रेणी में आधिकारिक रूप से माने जाएंगे। और ऐसी स्थिति में सरकार की जो भी मदद होगी किसानों को, वो उनको भी एक तरह से प्राप्त हो सकती है। तो 70वां जो सर्वे किया गया था, उसने जमीन को और किसान उसको एक तरह से अलग कर दिया, यानी जमीन का मालिकाना हक किसान के पास होना ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो कहीं ना कहीं 2007 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स आई, उनका यह कहना है कि जो भी लोग कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में लगे हैं, उन सभी को किसान मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए जो भी जंगलों में कुछ उत्पाद जैसे लकड़ियां या अन्य तरह के उत्पाद को इकट्ठा करते हैं, उनको भी किसानों की श्रेणी में डाल लिया जाए। तो ये 2007 में नेशनल जो पॉलिसी ऑफ फार्मर्स है उसके द्वारा एक तरह से बात कही गई। तो इसको विस्तारित किया जा सकता है, यानी जो भी कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं, जमीन उनके नाम से है या नहीं है, उन सभी को किसानों की श्रेणी में लाना चाहिए। तो 70वें सर्वे के द्वारा एक तरह से एनएसएसओ ने जो आंकड़े दिए, उसमें कृषि भूमि का मालिकाना हक होना, इसको एक तरह से अलग कर दिया गया अगर कोई व्यक्ति किसान की श्रेणी में आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक लघुकालीन उपाय है किसान को एक तरह से जो मालिकाना हक उनके पास नहीं है उनको लाभ देने के लिए। लेकिन दीर्घकाल लंबे समय के लिए अगर हम देखें तो किसान को परिभाषित करने के लिए एक बड़ी डेफिनेशन की आवश्यकता होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार से कृषि में अलग अलग तरीके से जुड़े लोग हैं उनको शामिल किया जा सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर भविष्य में प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक किसान की परिभाषा सुनिश्चित नहीं होगी, सरकार की किसान को जो लाभ दिए जा रहे हैं वो सीधे नहीं पहुंच पाएंगे। जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास खेती की जमीन का मालिकाना हक है, उनको लाभ मिलेगा, और जो जुताई कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए खेती के मालिकाने हक को किसान की परिभाषा से अलग करने का जो काम है वो लघुकालीन तो सही है, दीर्घकालीन कोई बड़ी एक परिभाषा के रूप में किसान की परिभाषा को सरकार को एक निश्चित आधार पर लाना पड़ेगा, जिससे कि किसानों को सरकार की जो भी योजनाएं उनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। आगे की अपनी न्यूज देखते हैं, ये प्रीलिम पर आधारित है। तो पहली अगर हम देखें तो ये पीएम स्वनिधि योजना से एक तरह से संबंधित है। और ये ध्यान रखें, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो एक तरह से रेडी लगाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको एक तरह से सहायता देने के लिए सरकारी योजना है। कोविड-19 के समय में किसानों के साथ साथ जो ये वर्ग है ये काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, और माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा एक बड़ा ये समूह है। तो कोविड-19 से जो इनकी आजीविका समाप्त हुई है उसको दोबारा उन्हें उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को भारत सरकार ने 1 जून 2020 को प्रारंभ किया। तो इस योजना के द्वारा सरकार की तरफ से कोशिश क्या है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनको किफायती ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो अपनी आजीविका कमाने का साधन है उसमें एक तरह से सक्षम हो पाए और वो फिर से एक तरह से काम प्रारंभ कर सकें। इस योजना को अगर हम देखें तो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसमें वेंडर, हॉकर, ठेला वाले, रेडी वाले, इन सभी को एक तरह से शामिल किया गया है और 50 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर अधिकतम 10,000 रुपए तक का ऋण है वो एक तरह से प्रदान किया जाएगा और 1 वर्ष के समय में मासिक जो किस्तें होंगी उसके माध्यम से उन्हें चुकाना होगा। अगर आप समय पर ऋण चुका देते हैं या समय से पहले भुगतान कर देते हैं तो 6 माह के आधार पर यानी 6 महीने पर जो एक तरह से ब्याज बनता है लगभग 7% की दर से, वो आपके बैंक खाते में सीधे भारत सरकार के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ इस योजना का अगर हम देखें, जो भी ऋण प्रदान करने का पूरा तंत्र है उसको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
तो सिडबी इसको एक तरह से संचालित करेगी। सिडबी के द्वारा इसका संचालन उसके एक पोर्टल उद्यमी मित्र के माध्यम से किया जाएगा। और ब्याज की जो सब्सिडी ये है जो किसानों को वापस दी जाएगी अगर वो समय से पहले अपना लोन वापस करते हैं, तो ये करने की जिम्मेदारी जो हमारा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसका एक पोर्टल है पैसा, उसको दिया गया है। तो ध्यान रखें इस योजना में 2 पोर्टल का उपयोग भी होगा, उद्यमी मित्र और पैसा पोर्टल, एक सिडबी का और दूसरा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसी के साथ साथ जो भी स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट एक तरह से करेंगे, यानी मान लीजिए उन्होंने डिजिटल माध्यम से कोई भी जैसे यूपीआई की बात करें या अन्य माध्यम से वो अपने उपभोक्ता को भुगतान देते हैं और लेते हैं, तो अगर इस तरह से करेंगे तो भारत सरकार मासिक आधार पर उनको किस कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। तो डिजिटल भुगतान ज्यादा किए जाए इसके लिए सरकार इनको कैशबैक की सुविधा भी देगी अगर वो डिजिटल भुगतान का ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार में उपयोग करते हैं। सिडबी एक प्रमुख संस्था के रूप में उत्तरदायी बनाई गई है, नोडल एजेंसी है जिसके द्वारा इस योजना को एक तरह से संचालित किया जाएगा। प्रारंभ कब से हुई है? 1 जून 2020। आप फुल फॉर्म ध्यान रखें, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। तो एक तरह से आप इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। इसी के आधार पर प्री का क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह योजना स्ट्रीट वेंडर की वित्तीय सहायता प्रदान करके कोविड-19 में अपनी आजीविका चलाने में मदद करेगा। सही है। इसे आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसे संचालित करने का उत्तरदायित्व तो सिडबी को दिया गया है। सही स्टेटमेंट है। इसमें 10,000 रुपए तक का कार्यशील ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी। नेक्स्ट उसमें देखें तो इराक से अपनी सेना को हटाने के लिए एक तरह से अमेरिका के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसमें अमेरिका की तरफ से इराक में 3,000 अपनी जो सेना उसको अलग किया जाएगा। और इसमें प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो एक एयर बेस है इराक में, ऐन अल असद। इस एयर बेस से बड़े पैमाने पर उनकी जो सेना है उसका मूवमेंट इराक से बाहर होगा। तो यहां पर हमारा जो प्री का क्वेश्चन है ये इसी एयर बेस से संबंध में है। एयर बेस की अगर हम बगदाद की यहां पर एक तरह से एक मैप में देखें तो इसका बॉर्डर सीरिया से है, ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरब का पार्ट है, ये ईरान, नीचे ये कुवैत का हिस्सा, ऊपर ये हिस्सा टर्की का। तो यहां पर अगर आप देखें तो लगभग बगदाद जो इसकी राजधानी है उसके एक तरह से उत्तर पश्चिम में ये ऐन अल असद एयरफोर्स बेस बनता है, किसका? यूएसए का। इसके ऊपर ईरान की तरफ से एक हमला भी हुआ था, अगर आप पीछे की न्यूज में देखेंगे तो ऐन अल असद एक प्रमुख एयर बेस है अमेरिकी सेना का जो इराक में संचालित हो रहा है। तो इसी के संबंध प्री का क्वेश्चन है। अमेरिका का ऐन अल असद एयर बेस स्थित है कहां पर? आपका इराक में। तो ध्यान रखें आप इसे। नेक्स्ट न्यूज को देखें तो ग्रीस का एक छोटा सा द्वीप है लेस्बोस। अगर हम लेस्बोस की लोकेशन देखें तो ये ग्रीस का हिस्सा है, ये पड़ोसी देश का तुर्की, और ये भूमध्य सागर का इलाका। ये आप देखें ये पूरा भूमध्य सागर का पार्ट है और हम इस इलाके की बात कर रहे हैं। तो ये मैप यहां पर है। तो ये बेसिकली जो समुद्री भाग है इसको कहा जाता है एजियन सागर। एजियन सागर की अगर हम बात करें तो ग्रीस और तुर्की से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वैसे आप ध्यान रखें जो सी ऑफ मारामारा यहां पर एक इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा अगर आप देखें, और दक्षिणी भाग में ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं 3 तरफ से ग्रीस और तुर्की घिरे हुए हैं, किसको? एजियन सागर को। तो इसी एजियन सागर में ग्रीस का एक आइलैंड है लेस्बोस, अगर आप देखें तो बिल्कुल तुर्की की सीमा के साथ में लगा हुआ है, तो ग्रीस से काफी दूर है। और इसी द्वीप पर बहुत सारे शरणार्थी जो लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया यहां से निकलकर यूरोप में जाना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में ये शरणार्थी इसी लेस्बोस द्वीप में रह रहे हैं। तो यहां पर एक जो यहां शेल्टर होम बना हुआ था उसमें आगजनी की एक घटना हुई है, और उसी के संबंध में लेस्बोस द्वीप की लोकेशन आपको जरा ध्यान रखी है, क्योंकि इस तरह के आइलैंड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर कोई इस तरह के न्यूज में कभी आया हो। तो ध्यान रखें लेस्बोस तुर्की की लगभग सीमा के पास में है, किसके नियंत्रण में है? ग्रीस में, और एजियन सागर में एक तरह से स्थित है, और भूमध्य सागर का इसको आप एक तरह से उत्तरी पूर्वी इलाका कह सकते हैं। तो इसी आधार पर प्री का आप क्वेश्चन देखें। लेस्बोस द्वीप ग्रीस के नियंत्रण में तुर्की की सीमा के पास स्थित है, सही है। यह द्वीप एजियन सागर में स्थित है। एजियन सागर ग्रीस तथा तुर्की से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है आपका डी। एक लास्ट न्यूज पर हम आते हैं और यह टाइफून मायस के संबंध में है। देखिए टाइफून की अगर हम बात करें तो ये एक तरह के चक्रवात हैं, जैसा कि अगर हम हरिकेन की बात करें जो अटलांटिक महासागर में, या भारत में जिन्हें हम साइक्लोन चक्रवात कहते हैं हिंद महासागर में, इसी तरह से अगर हम पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी एक तरह से चीन का जो पूर्वी भाग है प्रशांत महासागर में जब भी इस तरह के चक्रवात उठते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उनको कहा जाता है टाइफून। तो इसी कैटेगरी में टाइफून अगर हम देखें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में
तेजी से एक्टिव हुआ है और इसने जापान का दक्षिणी भाग, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और जो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का इलाका, इसको बड़े पैमाने पर एक तरह से प्रभावित किया है। तो इसी टाइफून के संबंध में यहां पर हम एक क्वेश्चन आपका ले रहे हैं टाइफून के लिए। देखिए, जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो आप इसे ध्यान रखें कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात होते हैं उनकी जो दिशा होती है, यानी जो वायु उसमें गति करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जबकि अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो ये क्लॉकवाइज एक तरह से चलती है। इसका कारण यह है कि जो कॉर्लिस बल होता है और जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी, जैसे उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, कोई भी वायु सीधे नहीं जाएगी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण और कॉर्लिस बल के कारण यह अपने दाएं हाथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, यानी ये इस तरह से पहुंचेगी। और मान लीजिए कोई हवा ऊपर से आ रही है तो वो इस तरह से जाएगी। तो अगर आप देखें तो घूमेगा कैसे, इस तरह से। दक्षिणी गोलार्ध में इसी कॉर्लिस बल के कारण अपने बाएं हाथ की ओर हवा घूमती है, यानी अगर हवा सीधे जा रही है तो ये इस तरह से पहुंचेगी, और अगर हवा इस तरह से आ रही है तो ये घूमकर जाएगी किधर, आपका इस तरह के पार्ट से। तो आप देखें हवा इस तरह से घूमेगी, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होंगे। भारत में भी अगर हम बात करें, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध के पार्ट पर है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहां भी चक्रवात हमेशा क्या होंगे, उनमें हवा एक तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज पार्ट पर, ना कि क्लॉकवाइज। तो आप क्वेश्चन देखें, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात हैं, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। तो ये हमारा 10 सितंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था, जिसमें हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए प्री और मेंस के क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।